नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स की वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। और आज के इस लेक्चर में हम 28 मई 2024 से लेकर 3 जून 2024 तक के भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण खबरों का अध्ययन करेंगे जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस क्लास को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं, अर्थात हमारे इस लेक्चर की रूपरेखा क्या है। तो चलिए देखते हैं। आज के इस लेक्चर में हम 4 खबरों को शामिल करेंगे और इन चारों खबरों को हम यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के अनुरूप जितना भी आवश्यक होगा उतना विस्तार से पढ़ने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के इस लेक्चर का हमारा जो पहला खबर है वो है स्वर्ण समर्थित मुद्रा के बारे में। 1 मिनट में पेन ले लूं। स्वर्ण समर्थित मुद्रा के बारे में, जिसको हम गोल्ड बैक्ड या इसी को कई बार पेक्ड भी बोलते हैं, करेंसी देखेंगे कि क्या है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, ये भी देखेंगे हम। आपको पता है कि गोल्ड से पेक करके, समर्थित करके पहले मुद्रा चल चुकी है। डॉलर को गोल्ड से पेक किया गया था, आपको पता है 1970 के दशक में उसको हटाया गया था। तो हम देखेंगे कि इसका क्या लाभ है, क्या हानि है। फिर थोड़ा सा हम बेसिक बातों को समझ लेने का प्रयास करेंगे कि मुद्रा क्या है, मुद्रा की विशेषताएं क्या है और मुद्रा के प्रकार क्या हैं। तो जितनी भी आवश्यक बातें होंगी मुद्रा से वो हम इस न्यूज के तहत एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। दूसरा खबर हमारा रहेगा भारत का अपने व्यापारिक साझेदारों से व्यापार घाटे की स्थिति। तो हम देखेंगे कि भारत अपने व्यापारिक जो साझेदार हैं उसके, अर्थात जिनसे उसने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया हुआ है और जिनसे जो उसके बड़े बड़े व्यापारिक भागीदार हैं, उससे लगातार भारत व्यापारिक घाटे की अवस्था में क्यों है। जो सबसे 10 बड़े भागीदार हैं उसमें से 9 के साथ भारत क्या है, व्यापारिक घाटे में है। तो क्यों है, हम थोड़ा देखेंगे कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है व्यापारिक घाटे को लेकर। क्या कारण है कि भारत इतना व्यापारिक घाटे में रह रहा है अपने व्यापारिक देशों के साथ, और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे आज के तीसरी खबर, जो कमेटी ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग WTO की एक समिति है, वो समिति के बारे में हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कई बार प्रश्न इस पर प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं पहले। तो हम थोड़ा इसका आधारभूत परिचय लेंगे और इसकी विशेषताओं को समझ लेंगे कि आखिर में ये समिति है क्या और क्या काम करती है। उसके बाद आज का हम अंतिम खबर देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 3 पहल शुरू किए गए हैं। एक तो प्रवाह पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके बाद रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लाया गया है और फिनटेक रिपोजिटरी लाया गया है। इसके साथ साथ एक एमटेक रिपोजिटरी भी लाया गया है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है और आज के हमारे लेक्चर में इन 4 जो पहलू हैं इनको कवर करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आज के पहले खबर को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। आज की पहली खबर देखिए, हिंदी के न्यूज़पेपर्स में भी प्रकाशित हुआ ये और अंग्रेजी के न्यूज़पेपर्स में भी प्रकाशित हुआ। क्या था इसका संदर्भ? तो स्वर्ण समर्थित मुद्रा, इंग्लिश में देख सकते हैं लिखा है जिम्बाब्वेज गोल्ड बैक न्यू करेंसी ZIG जिग लॉन्च्ड। संदर्भ थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं। आपको पता है कि जिम्बाब्वे और खासकर अफ्रीका के कई देश हैं, कुछ दक्षिण अमेरिका के देश हैं, जहां पे मुद्रास्फीति की, महंगाई की स्थिति बहुत ही चरम स्तर पर चली जा रही है और जिम्बाब्वे लगातार परेशान है अपने इस स्थिति से।
तो इस अपने जो अभी जो उसकी मुद्रास्फीति अप्रैल के आसपास में देखी गई है, हालांकि अभी तो कम ही है लेकिन लगभग 57% के आसपास है। अब समझ लीजिए कि भारत में मुद्रास्फीति के लिए सरकार बोलती है आरबीआई को कि आप क्या करेंगे, मतलब 2 ± 4% के पास रखेंगे, मतलब अधिकतम 6% और नहीं तो न्यूनतम 2% के और इसके बीच में ही मुद्रास्फीति को रखना है। अब समझिए कि जब वहां पर 57% मुद्रास्फीति है तो क्या स्थिति बन जाती होगी, और ये तो अभी कम है, 400 500 600% वहां मुद्रास्फीति रह चुकी है। तो उस मुद्रास्फीति से के समाधान के लिए, उस मुद्रास्फीति से लड़ने के लिए वहां की सरकार ने स्वर्ण समर्थित मुद्रा को लॉन्च किया है। यही संदर्भ है, देखिए स्वर्ण समर्थित मुद्रा चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है, एक मिनट, चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे ने जिग नामक स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी किया है। इसका उद्देश्य जिम्बाब्वे में व्याप्त हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटना है। दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं मुद्रास्फीति को कवर नहीं करूंगा क्योंकि मुद्रास्फीति को मैं इस सीरीज में कई बार कवर कर चुका हूं। इसके पहले डीएनएस जो हमारा हो रहा था उसमें भी कवर कर चुका हूं, इसलिए मैं मुद्रास्फीति को आज कवर नहीं करूंगा। आप इसी सीरीज के पीछे वीडियो में जाके आप पढ़ सकते हैं मुद्रास्फीति को। तो हाइपर मुद्रास्फीति अर्थात बहुत अधिस्फीति वहां हो गई है। मुद्रास्फीति का जो दर है वो 2 अंकों 3 अंकों में चल रहा है, तो इसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इस हाइपर इन्फ्लेशन से, हाइपर मुद्रास्फीति से निपटने के प्रयासों के तहत ही इसको जारी किया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि क्यों न्यूज में रहा है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा है क्या और इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी क्या लाभ और हानि है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर की रूपरेखा में ऑलरेडी बता दिया है। ये वो मुद्रा है, देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे में जारी किया गया है 100 ट्रिलियन डॉलर का। समझ सकते हैं कितनी बड़ी मुद्रा है ये, 100 ट्रिलियन। हमारे यहाँ 2000 की नोट सबसे बड़ी नोट है और वो भी आप देख सकते हैं कि अभी आरबीआई वापस ले लिया है। ये है वहाँ का स्वर्ण समर्थित मुद्रा। अब थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा क्या है। क्या है अगर समझने का प्रयास करेंगे तो आप थोड़ा सा पीछे जाएं और इस चीज को समझें। देखिए एक मिनट, मैं थोड़ा सा फिर से पीपीटी को प्रॉपर कंडीशन में लेके आ जाऊं, फिर बढ़ते हैं। हाँ, तो यहाँ हमको ये समझना है, देखिए कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये केंद्रीय बैंक है, ये किसी देश का केंद्रीय बैंक है। तो ये केंद्रीय बैंक क्या करेगा, इसको मान लीजिए जिम्बाब्वे का डॉलर छापना है, जिम्बाब्वे का डॉलर जिग छापना है। तो ये क्या करेगा कि एक सर्टेन गोल्ड का टुकड़ा अपने पास रखेगा और इसके बदले में ही मुद्रा छापेगा। फिर अगली अगर नोट छापेगा तब भी उसके बदले में स्वर्ण रखेगा और ये बोलेगा कि जब भी आपको लगता है कि आपको मुद्रा की आवश्यकता नहीं है, इस मुद्रा से आपका भरोसा उठ रहा है, तो आप आएंगे और हमको ये मुद्रा वापस कर दीजिए और उतनी मात्रा में हम आपको क्या कर देंगे, स्वर्ण दे देंगे, सोना दे देंगे। इसको हम बोलते हैं कि स्वर्ण समर्थित मुद्रा है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। अब स्वर्ण समर्थित मुद्रा के ये अगर आप समझ गए तो इसकी विशेषताओं पे आते हैं। देखिए यही लिखा है कि इसके तहत मुद्रा आपूर्ति उपलब्ध स्वर्ण भंडार द्वारा सीमित होती है। मतलब जितना उस देश के पास उपलब्ध स्वर्ण भंडार होगा उतनी ही मुद्रा वो छाप सकता है, उसी अनुपात में मुद्रा वो छाप सकता है। स्वर्ण समर्थित मुद्रा का निश्चित मूल्य सीधे स्वर्ण से जुड़ा होता है।
अभी जो मैं बताया कि उसका जो भी मूल्य रहेगा सीधे स्वर्ण से, सोने से जुड़े रहेगा, और स्वर्ण में परिवर्तनीय भी होता है। जब भी लगेगा तो उस मुद्रा को देके आप स्वर्ण ले सकते हैं, सोना ले सकते हैं। इसका अपना अंतर्निहित मूल्य होता है। अभी आगे हम मुद्रा के प्रकार देखेंगे कि पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है। तो अंतर्निहित मूल्य मतलब कि उस मुद्रा का अपना खुद का अंतर्निहित मूल्य है। जैसे हमारा कागज का नोट है, तो उस कागज का नोट का भी अंतर्निहित मूल्य नहीं है, क्योंकि वो फियाट मनी है, वैधानिक मुद्रा है। लेकिन स्वर्ण समर्थित मुद्रा जो होती है उसका अपना अंतर्निहित मूल्य होता है। उस करेंसी को आप देकर आप चाहें तो स्वर्ण ले सकते हैं। यह मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने में सहायक है कुछ हद तक। ऐसा नहीं कि एकदम हमेशा के लिए। इससे बाद में डिफ्लेशन भी आ सकता है और स्फीति भी आ सकती है, ध्यान रखिए। आगे हम देखेंगे अभी यह। लेकिन हाँ, इनिशियल स्टेज में यह है कि मुद्रास्फीति की समस्या का समाधान करने में सहायक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुद्रा जब सरकार नहीं छाप पाएगी तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास मुद्रा नहीं रहेगा। वस्तुएं सेवाएं कम हैं, या वस्तुएं सेवाएं अगर कम भी हैं तो उनकी मांग उतनी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अनुपात में मुद्रा भी क्या रहेगा, लोगों के पास कम रहेगा। तो डिमांड इतनी नहीं बढ़ेगी कि उसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ जाए और मुद्रास्फीति हो जाए। यह लंबे समय तक स्थिरता की क्षमता से युक्त है, अर्थात लंबे समय तक ये स्टेबल बना रहेगा। बहुत तेजी से इसमें मुद्रास्फीति की स्थिति और डिफ्लेशन नहीं आएगा अगर नॉर्मल कंडीशन पर आ जाता है तो। लेकिन इन अच्छाइयों के बावजूद इसमें बुराइयां भी हैं, और वो बुराइयां क्या हैं देखिए। स्वर्ण समर्थित मुद्रा के साथ चुनौतियां क्या हैं, तो मैं पेन का थोड़ा कलर चेंज कर लूं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले तो ये कि सीमित मुद्रा आपूर्ति है। अब मान लीजिए आर्थिक विकास करना है, तो आर्थिक विकास के दौर में कई बार अधिक मुद्रा छापने की आवश्यकता हो जाती है। लेकिन इसमें तो ऐसा है कि जितना स्वर्ण भंडार रहेगा देश के पास उसी अनुपात में मुद्रा छाप सकता है वो। तो सीमित मुद्रा आपूर्ति कर पाएगा वो। अगर मुद्रा आपूर्ति की आवश्यकता ज़्यादा होगी तब भी मुद्रा आपूर्ति ज़्यादा नहीं कर पाएगा, तो आर्थिक विकास को ये बाधित कर देगा। और समृद्धि के दौरान जब विनिमय हेतु अधिक धन की आवश्यकता होगी तो अधिक धन की आपूर्ति ये नहीं करा पाएगा, अर्थात अधिक करेंसी की आपूर्ति ये नहीं करा पाएगा। अब स्फीतिक दबाव भी पैदा कर सकता है। मुद्रा स्फीति को रोकेगा तो जरूर, लेकिन अस्फीतिक दबाव भी धीरे धीरे पैदा कर सकता है ये, क्योंकि वस्तुएं सेवाएं मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा उपज हो गया, वस्तुएं और सेवाएं ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा तो कम ही रहेगा, सीमित आपूर्ति रहेगा। जब कम पैसा अगर लोगों के पास है तो फिर वो ज़्यादा डिमांड करेंगे नहीं। ज़्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो वस्तुओं की बिक्री होगी नहीं, और बिक्री नहीं होगी तो इस तरीके से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन आ जाएगा, अब स्फीति आ जाएगी। फिर मौद्रिक नीति पर नियंत्रण में कमी हो जाएगी। आपको पता है कि प्रत्येक देश में सरकारें मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी किसको दे देते हैं, अपने देश के केंद्रीय बैंक को। जैसे भारत में केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई। आरबीआई मौद्रिक नीति को देखता है। मौद्रिक नीति में जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो विभिन्न प्रकार की प्रसार, मुद्रा के प्रसार के लिए नीति लेकर आते हैं, मुद्रा के संकुचन के लिए नीति लेकर आते हैं। तो अपनी मौद्रिक नीति को अलग अलग तरीके से लेकर आते हैं, ब्याज दरों को कम करके, ब्याज दरों को ज़्यादा करके। आप पढ़ते हैं रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ अभी आया है। तो मौद्रिक नीति पर नियंत्रण में कमी हो जाएगी, क्योंकि संकुचन तो थोड़ा वो कर भी पाएगा, मौद्रिक मुद्रा की आपूर्ति को कम तो थोड़ा कर भी पाएगा वो, लेकिन प्रसार करना रहेगा तो प्रसार नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीमित मुद्रा की आपूर्ति कर ही सकता है वो, तो प्रसार नहीं कर सकता है मुद्रा की, क्योंकि जितना गोल्ड उसके पास है उसी अनुपात में वो मुद्रा की छपाई कर सकता है। असमान लाभ होगा। अगर मान लीजिए प्रत्येक देश अगर इसका यूज करते हैं तो जिस देश के पास स्वर्ण भंडार ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि ज़्यादा वो मुद्रा की आपूर्ति कर पाएगा। और जिसके पास स्वर्ण भंडार कम रहेगा उसका लाभ भी कम होगा, उसको कम लाभ होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास स्वर्ण भंडार कम है तो वो मुद्रा की आपूर्ति भी कम ही कर पाएगा तुलनात्मक रूप से। और धारक का विश्वास अगर कम हो गया, अगर धारक का विश्वास, अभी हमने पढ़ा कि क्या होगा, इसको छापने के इतना, इस मुद्रा को छापने के लिए इतना गोल्ड रखा है, और ये मान लीजिए ये इस व्यक्ति के पास है, इसको लगता है कि यार मुझे इस मुद्रा पर भरोसा नहीं है, ऐसा इसको लगता है, तो ये जाएगा केंद्रीय बैंक के पास, और केंद्रीय बैंक के पास जाएगा, बोलेगा कि एक काम करिए आप हमें
ये अपना रुपया जो करेंसी है रखिए और हमें गोल्ड दे दीजिए। और ऐसे करके अगर सब में विश्वास की कमी हो गई तो फिर सारा गोल्ड ही रिजर्व ही खत्म हो जाएगा जो सेंट्रल बैंक के पास है, और ये पूरी सिस्टम ही क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो यही बोला जा रहा है कि धारक का विश्वास में अगर कमी होती है या इसी को स्पेकुलेटिव स्थिति भी बोलते हैं, अगर आती है तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स होने का भी डर रहेगा। तो ये इसके फायदे और नुकसान हैं। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम मुद्रा के कुछ प्रकार को भी देखेंगे। डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि मुद्रा है क्या। एकदम बेसिक, आप जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसमें भी मिलता है। तो मुद्रा क्या है, 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें भी है। मुद्रा क्या है, वे सभी वस्तुएं जो सभी प्रकार के विनिमय, विनिमय मतलब क्या, लेन देन, सभी प्रकार के लेन देन में भुगतान के माध्यम के रूप में सभी लोगों को स्वीकार होती हैं, मुद्रा कहलाती हैं। आम सहमति होनी चाहिए, स्वीकार है तो इसका मतलब कि वो मुद्रा है। अब मुद्रा जरूर नहीं कि पहले से ये नोट ही और सिक्के ही मुद्रा होते थे। आप पढ़ते हैं कि पहले से ही, पहले बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तुओं का आपस में आदान प्रदान होता था। फिर कुछ शंख, सीपी, इस तरीके से तंबाकू के पत्ते, इस टाइप के चीज़ों को मुद्रा के रूप में अपनाया गया। फिर अंततः धीरे धीरे इवॉल्व होकर आज हम डिजिटल करेंसी तक पहुंच गए हैं। उदाहरण क्या है, तो चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नगद इत्यादि, ये सब क्या हैं, मुद्रा के ही रूप हैं, करेंसी तो है ही। उसके बाद इसकी विशेषताएं क्या है, तो मुद्रा की विशेषताएं क्या होनी चाहिए। एक मुद्रा में सबसे पहली विशेषता तो ये होनी चाहिए कि आम सहमति से विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार्य होनी चाहिए। जैसे हमारा देखिए, हमारा जो रुपया है वो क्या है, आम सहमति से लेन देन के माध्यम के रूप में क्या है, स्वीकार्य है सबको। कहीं भी जाके हम टमाटर खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। उसके बाद क्या है, एक निश्चित ज्ञात मूल्य होना चाहिए। 1 रुपए की नोट है तो फिक्स है कि 1 रुपए ही उसका है, ऐसा नहीं कि कोई बोले कि 50 पैसा है। 200 रुपए की नोट 200 रुपए की ही रहेगी, वो ऐसा नहीं कि 10 बार चल जाने के बाद वो 5 रुपए की बन जाएगी। तो उसका फिक्स ज्ञात मूल्य होना चाहिए। उसका आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी, आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य से कम होना चाहिए। अब आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य का मतलब क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर ये हमने एक सिक्का लिया और सिक्के में हमने 1 ग्राम, मान लीजिए, इमेजिन कर लेते हैं सिर्फ समझने के लिए कि 1 ग्राम मैंने इसमें स्टील लगा दिया, इमेजिन कर लीजिए, और इसकी 1 ग्राम स्टील को कीमत है, अगर बेचेंगे तो 5 रुपए आए। लेकिन ऐसे अगर हम इस पर लिखे हुए हैं क्या, 1 रुपया, तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो हम अंकित मूल्य है, जो ये अंकित 1 रुपए का मूल्य है, इसको हम बोलते हैं कि बाह्य कीमत या बाह्य मूल्य, इसको हम बोलते हैं बाहरी मूल्य। और इसको पिघलाकर अगर हम बेच दें तो जो आएगा, इसको हम बोलते हैं क्या, आंतरिक मूल्य। पिघलाकर बेच देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो जितने की कीमत उसकी होगी उसको हम बोलेंगे आंतरिक मूल्य। तो अगर आंतरिक मूल्य मान लीजिए ज़्यादा है तब तो बात बिगड़ जाएगी। लोग 1 रुपए का सिक्का लेंगे और उसको पिघलाकर उससे ब्लेड बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, क्यों उसको 1 रुपए में बेचेंगे। तो ये सही नहीं है। हमेशा क्या होना चाहिए कि 1 ग्राम के जगह पे यहाँ पे 0.5 ग्राम या 0.05 ग्राम केवल स्टील लीजिए और उस पर लिखिए 1 रुपए। तो अब इसकी पिघला कर बेचेंगे तो हो सकता है कि 10 पैसे की कीमत हो, केवल 10 पैसा ही केवल मिले पिघला के बेचेंगे तो। लेकिन इस पर लिखा क्या है, 1 रुपए, तो इसका बाह्य कीमत ज़्यादा है। तो इसलिए कभी भी मुद्रा बनाया जाना चाहिए तो उसकी आंतरिक कीमत क्या होनी चाहिए, कम। आंतरिक कीमत कम होनी चाहिए और बाह्य कीमत क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखिएगा। तो आंतरिक कीमत क्या है, बाह्य कीमत क्या है, आप समझ गए होंगे। अगला क्या है, दीर्घावधिक तक खराब ना हो। ऐसी मुद्रा नहीं होनी चाहिए कि जो तुरंत खराब हो जाए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, लंबे समय तक वो खराब ना हो। और विभाज्य व परिवर्तनीय हो। 100 रुपए हमारे पास है, उसको ले आकर 50-50 रुपए कर सकते हैं। 50 रुपए को हम 10-10 रुपए के 5 कर सकते हैं। 10 रुपए को 1-1 रुपए के हम 10 कर सकते हैं। तो वो विभाज्य भी होनी चाहिए और आसानी से
परिवर्तनीय होनी चाहिए, उसको एक मुद्रा से दूसरे मुद्रा में परिवर्तन कर सकें। उसको हम रुपए को डॉलर में बदल सकते हैं, रुपए को हम दिनार में बदल सकते हैं। तो परिवर्तनीय और विभाज्य होना चाहिए, ये मुद्रा का गुण है। स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। और इतनी बात आप समझ गए तो अब मैं आगे चलता हूँ। अब आता है मुद्रा के प्रकार। बेसिक जो बातें हैं वो आपको रिवाइज करा देता हूँ मैं। वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता मतलब कि लीगल स्टेटस के आधार पर, तो एक तो होता है वैधानिक मुद्रा जिसको हम बोलते हैं फियाट मनी। मनी के और भी प्रकार होते हैं लेकिन मैं कुछ के बारे में चर्चा यहाँ किया हूँ। तो वैधानिक मुद्रा का निर्गमन कौन करता है? देश की सरकार द्वारा, सामान्यतः केंद्रीय बैंक द्वारा। और इसमें जो भी मुद्रा जारी किया जाता है उस पर धारक को मुद्रा पर उल्लिखित रकम देने का वचन दिया जाता है। जैसे आप देखेंगे मुद्रा पर हमारे 10 रुपये पर, 100 रुपये पर कहीं भी लिखा रहता है कि मैं धारक को इतना रुपए देने के लिए वचन देता हूँ। मतलब जब भी आप उस मुद्रा को लेके जाएंगे अगर हमारे बैंक के पास, सरकार के पास, तो उतना रुपए आपको मिल जाएगा। हाँ, लेकिन सोना नहीं, स्वर्ण समर्थित रहेगा तो उतना सोना देने के लिए बाध्य रहेगा वो। आरबीआई का अधिनियम जो है 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26 के अनुसार रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक इस बात के लिए उत्तरदायी है, रकम अदा करने के लिए उत्तरदायी है जो वचन देता है उसके लिए। विनिमय हेतु कोई इसको मना नहीं कर सकता। अगर हम किसी से सब्जी लिए, उसको 10 रुपए दिए तो वो मना नहीं करेगा कि मैं नहीं लूंगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं कि विधि मान्य करेंसी है ये, या लीगल टेंडर है, तो इसको लीगल टेंडर बोलते हैं। एक और होती है क्या, विश्वास आधारित मुद्रा, फिड्यूसरी मनी। तो एक तरीके से देखा जाए तो वैधानिक मुद्रा फिड्यूसरी मनी भी है जो विश्वास के कारण लिया जाता है। ये किस कारण लिया जाता है? तो सरकार के विश्वास के कारण लिया जाता है। तो और भी कई प्रकार की मुद्रा होती हैं, हॉट मनी होता है, नैरो मनी होता है, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे हैं, कुछ को हम समझ ले रहे हैं। साख मुद्रा, साख मुद्रा क्या है? इसका सृजन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। बैंक में आप 100 रुपये जमा करते हैं, बैंक वाले उसको क्या कर देते हैं, लोन में चलाते हैं, क्रेडिट कार्ड देते हैं, डेबिट कार्ड देते हैं। तो ये बैंक वाले सृजित करते हैं। और आर्थिक विकास की प्रक्रिया में और आर्थिक क्रियाओं के संपादन में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है। केंद्रीय बैंक द्वारा मौद्रिक नीति के माध्यम से इसी को नियंत्रित भी किया जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से कैसे नियंत्रित किया जाता है? रेपो रेट को ज़्यादा करके, रेपो रेट को कम करके, एसएलआर को ज़्यादा करके, एसएलआर को कम करके, सीआरआर को कम करके, सीआरआर को ज़्यादा करके। तो ये सब ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से। अब आता है बनावट के आधार पर। ये बात आसानी से समझ जाएंगे आप। पूर्णकाय मुद्रा, फुल बॉडीड मनी। पूर्णकाय मतलब जो जितना उसका आंतरिक मूल्य बाह्य मूल्य के या तो बराबर है या ज़्यादा है, ये सही नहीं माना जाता है। आंतरिक मूल्य ज़्यादा है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको वो 1 ग्राम का जो स्टील लिया था और 5 रुपये बता रहा था, वो वाली स्थिति हो गई यहाँ। सांकेतिक टोकन मनी क्या होता है? जिसकी आंतरिक मूल्य कम हो और बाह्य मूल्य ज़्यादा हो, उसको हम बोलते हैं बाह्य मुद्रा। हमारी जो मुद्रा है आज 1 रुपये का जो सिक्का भी है वो क्या है? सांकेतिक है। और जो नोट भी हमारे हैं वो क्या है? सांकेतिक है। 1 रुपये का अभी वर्तमान में जो सिक्का है उसको पिघला कर ले जाओगे तो 1 रुपये से कम का उसका कीमत है। और नोट जो है उसको फाड़ कर बेचोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सांकेतिक मुद्रा है। आजकल विश्व की लगभग सभी मुद्राएं सांकेतिक मुद्रा है। अब जिम्बाब्वे की मुद्रा जो आई है वो तो भाई नहीं ही है। अब बात करते हैं भुगतान की सीमा के आधार पर। तो एक होता है सीमित भुगतान में प्रयुक्त और एक होता है असीमित भुगतान में प्रयुक्त। सीमित भुगतान में प्रयुक्त मतलब कि उस मुद्रा के माध्यम से आप थोड़ा बहुत जो अपनी उधारी है वही दे सकते हैं, सीमित भुगतान ही कर सकते हैं। और असीमित मतलब अनलिमिटेड भुगतान कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। भारत में क्या है? सिक्का कानून 2011 में अगर हम चले जाएं, संशोधन हुआ। वैसे तो ये 1906 में बना था, लेकिन संशोधन इसका 2011 में हुआ। और उसमें बताया गया कि 1 रुपये या उसके अधिक के सिक्के के माध्यम से आप केवल 2000 रुपये तक किसी को भुगतान कर सकते हैं। उसके बाद भी भुगतान कर सकते हैं अगर लेने वाला ले रहा है तो। अदरवाइज लेने वाला मना कर देगा तो उसको आप कुछ कर नहीं सकते हैं। और असीमित भुगतान के लिए क्या भारत में प्रावधान है? तो आरबीआई अधिनियम की धारा 34 की धारा आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 26 के तहत जो भी पत्र मुद्राएं हैं, मतलब जो भी हमारे पास पत्र मुद्राएं हैं, नोट हैं, उस नोट
वो सारे नोट क्या हैं, असीमित भुगतान में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। लेकिन 2017 में जो विनियोग विधेयक लाया गया था उसमें अधिकतम 3 लाख बोला गया कि आप नगद में दे सकते हो किसी को, और बाद में उसको घटाकर 2 लाख कर दिया गया, लेकिन आप ऑनलाइन के माध्यम से कितना भी पैसा भुगतान कर सकते हैं। तो ये मुद्रा क्या है, मुद्रा की विशेषता क्या है और मुद्रा के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं, ये मैंने आपको बता दिया। डेफिनेटली आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं हटता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस पर आधारित एक आपको प्रश्न करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और देखिए, विगत वर्ष में वर्ष 2020 में डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया था, और इसको भी आप पढ़ के आराम से हल करने का प्रयास करिएगा। और मैं अभी एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया हूं स्वर्ण समर्थित मुद्रा पर, क्योंकि न्यूज में ये रहा है, तो स्वर्ण समर्थित मुद्रा पर ही मैंने अभ्यास प्रश्न दिया है, और जो मैं पढ़ाया हूं इससे आराम से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इसको पढ़िए और आराम से हल करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरे खबर पर चलता हूं। अब चलते हैं आज के दूसरे खबर पर। आज की दूसरी खबर आप देख सकते हैं, स्पष्टतः लिखा है कि इंडिया इन ट्रेड डेफिसिट विथ 9 ऑफ टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स इन 2023-24। हिंदी के न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ, अंग्रेजी के न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे 2 इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स को लगाया, और सारे न्यूज़पेपर्स की कटिंग लगाने का यहाँ कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपको स्पष्ट ये पढ़ भी नहीं सकते। संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ क्या है, भारत अपने शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटे में है। तो ये बात चर्चा में क्यों आई? ये बात चर्चा में इसलिए आई क्योंकि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में, अभी चल रहा है वित्त वर्ष 24-25, ध्यान रखिएगा, वित्त वर्ष 23-24 की बात चल रही है। तो वित्त वर्ष 2023-24 जो अभी जस्ट बीता है, 23-24 में भारत ने अपने शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदारों में से 9 के साथ व्यापार घाटा दर्ज किया गया है। तो ये काफ़ी चिंताजनक बात है भारत के लिए। इसको हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के विदेश व्यापार की स्थिति क्या है। तो एक ओवरव्यू डेटा का पहले ले लेते हैं हम कि भारत के शीर्ष 5 जो व्यापारिक भागीदार हैं वो कौन कौन से हैं। तो वित्त वर्ष 2023-24 में जो 5 सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार भारत के हैं उसमें चीन नंबर 1 पे है। ध्यान रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे था, लेकिन अभी चीन हो गया है। तो चीन नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे खिसक गया है, संयुक्त अरब अमीरात जिसको यूएई बोलते हैं आप, वो नंबर 3 पे है, रूस नंबर 4 पे है, और सऊदी अरब नंबर 5 पे है। तो ये घटते क्रम में है। फिर 2022-23 जो पिछला वित्त वर्ष से ही तुलना करेंगे हम, तो वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में व्यापार घाटा जिन देशों के साथ बढ़ा है वो देश कौन कौन से हैं, अर्थात हमारा व्यापार घाटा बढ़ा है वो देश कौन से हैं? चीन है, रूस है, दक्षिण कोरिया है और हांगकांग है। हालांकि हांगकांग कोई देश नहीं है, आपको पता है कि हांगकांग चीन का ही एक स्वायत्त प्रदेश है, और चीन से भी हैं हम, हांगकांग से भी हैं। समझ सकते हैं कि चीन से कितना व्यापार घाटे में हम हो रहे हैं। इस पर मैं पहले भी लेक्चर एक ले चुका हूं। अब आता है संयुक्त अरब अब बात कर आती है कि 2022-23 की तुलना में व्यापार घाटा जिनसे घटा है उनका देखें हम, तो कौन है? संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, इंडोनेशिया है और इराक है। और फिर एक बात और दिमाग में रखिए कि शीर्ष 5 भागीदार देश जिनके साथ व्यापार अधिशेष में है भारत, जहां भारत व्यापार अधिशेष में है वो कौन कौन से देश हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका के साथ हम किस में हैं? अधिशेष में रहते हैं। नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम और इटली, मतलब चीन और ये एशिया के कोई देश नहीं दिख रहा है। आप देखेंगे एक अमेरिका है और बाकी सब यूरोप के देश दिखाई दे रहे हैं, जहां हम क्या हैं? व्यापार अधिशेष में हैं। तो ये बात एकदम दिमाग में आप रखिएगा पहले जनरल फैक्ट के तौर पे। अब हम बात करते हैं
कि जो ये उच्च व्यापार घाटा है इसका क्या कारण है। तो इसका पहला कारण तो ये है प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा। प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा जस्ट जो इसके पिछला वाला मैंने लेक्चर लिया है उसमें ही पढ़ाया है पूरा डिटेल से, और आज मैंने उस पीपीटी को इसमें लगाया भी है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूँगा। वो वीडियो को मैं आपको लिंक में लगा दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिए अगर नहीं देखे होंगे तो, और डेफिनेटली अगर देखे होंगे तो आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। क्या होता है प्रतिलोमी प्रशुल्क ढांचा में, कच्चे माल पर प्रशुल्क ज़्यादा रहता है, आयात शुल्क ज़्यादा रहता है, और अंतिम उत्पाद पर प्रशुल्क कम रहता है। तो ये एक मेजर मुद्दा है। अगला क्या है, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध। आप देखते हैं कि भारत बीच बीच में बार बार क्या करता है, वस्तुओं के प्रतिबंध पर, वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता है कि हम इस वस्तु का निर्यात नहीं करेंगे। तो जब हम निर्यात करेंगे नहीं तो व्यापार घाटा तो बनना ही है। उसके बाद क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना भी ऐसी है कि हम व्यापार घाटे में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है उसमें अपर्याप्त वृद्धि हुई है। हालांकि सरकार बहुत प्रयास कर रही है, कौशल की बहुत सी योजनाएं चला रही है, उसके साथ साथ मेक इन इंडिया चल रहा है, स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, बहुत से प्रयास चल रहे हैं। लेकिन अभी भी आपको पता है कि भारत को बोला जाता है कि भारत कृषि अर्थव्यवस्था से सीधे जंप किया है कहाँ, सेवा अर्थव्यवस्था में, और हमने बीच का जो विनिर्माण वाला क्षेत्र है इसको लांघ दिया है, इसको हम सही तरीके से बढ़ा नहीं पाए हैं। बुनियादी ढांचे से संबंधित समस्याएं हमारे यहाँ हैं, और हमारे यहाँ उच्च लॉजिस्टिक लागत है। दूसरी चीज हमारे यहाँ जो बोल सकते हैं कि पूंजी उत्पाद अनुपात है वो भी क्या है, ज़्यादा है। अर्थात हमें किसी चीज को बनाने में ज़्यादा लागत लगती है और इसलिए हम क्या हो जाते हैं, अप्रतिस्पर्धी हो जाते हैं। ये पहले भी मैं आपको पढ़ाया हूँ। अब बात आती है उपभोग प्रतिरूप में बदलाव। भारतीय जो जनमानस हैं उनका उपभोग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। उपभोग पैटर्न में बदलाव के कारण जो विदेशी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, स्थायी उपभोग की वस्तुएं हैं, उनकी मांग बढ़ रही है तो आयात करना पड़ रहा है, और लग्जरी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है तो भी आयात करना पड़ रहा है। तो लोगों का जो प्रतिरूप बदल रहा है, उपभोग का पैटर्न बदल रहा है, उसके कारण भी हम व्यापार घाटे में जा रहे हैं, ध्यान रखिए। और क्या है, कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भरता। तो हम क्या है, कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर रहते हैं। ये कैसे? तो कच्चा तेल एक तो आपको पता है क्रूड ऑयल, हालांकि पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात भी हम खूब करते हैं, इनका संशोधन करते हैं। दवा के लिए एपीआई, आपको पता है कि दवा बनाने के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो हम क्या करते हैं, आयात करते हैं, तब जाके दवाओं का निर्यात कर पाते हैं हम। सौर पैनल या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो कुछ भी हमें चाहिए होता है, बैटरी से लेकर और सोलर पैनल, सारे कुछ हम क्या कर रहे हैं, आयात पर निर्भर कर रहे हैं। तो ये एक मेजर चैलेंज है। और क्या है, तो मुक्त व्यापार समझौता तो हम कर लेते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए, पीटीए कर लिए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कर लिए। अब ये क्या होते हैं, मैं डीएनएस में पहले आपको पढ़ाया हूँ, किसी अन्य दिन इस पर चर्चा करूँगा, क्योंकि सारा अगर बातें हम एक साथ पढ़ने लगें तो डेफिनेटली एक ही टॉपिक 1-1.5 घंटे का हो जाएगा। एक ही टॉपिक को पढ़ने में 1.5 घंटे लग जाएंगे, लेक्चर का जो समय है और बढ़ जाएगा, इसलिए इसको हम किसी अन्य दिन देखेंगे। व्यापारिक समझौता को अपूर्ण तरीके से हम उपयोग कर रहे हैं, सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और क्या है, तो भारतीय उत्पादों पर गुणवत्ता कमी का प्रश्न चिन्ह लग रहा है, ये भी दिक्कत है, जिससे निर्यात हमारा रुक जा रहा है। एकदम लेटेस्ट केस आप देखेंगे मसालों का है। मसालों को लेकर अभी ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, सिंगापुर और भी कई देशों ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि आपके मसालों में एमडीएच और कुछ कंपनियों के मसालों में ज़रूरत से ज़्यादा क्या है, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक हैं। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो विकसित देश हैं वो क्या करते हैं, भारत पर अन्य गैर प्रशुल्क बाधाएं लगा देते हैं, और अन्य गैर प्रशुल्क जब बाधाएं लगा देते हैं तो भारत का निर्यात बाधित हो जाता है। ये कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो आप देखेंगे स्वच्छता को लेकर बोल देते हैं कि आपका जो उत्पाद है वो उतना स्वच्छ नहीं है, आम को लेकर ऐसा कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि अगर ये जो आपने उत्पाद बनाया है
इसमें 18 वर्ष से कम के बच्चे लगे हुए थे श्रमिक के रूप में, इसलिए इस उत्पाद को हम नहीं लेंगे। फिर बोल देते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन आपने किया है, कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा आपने जनरेट किया है, इसलिए ये उत्पाद हम निर्यात के लिए नहीं लेंगे। तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे गैर प्रशुल्क बाधाएं लगाकर भी विकसित देश क्या करते हैं, भारत के निर्यात को हतोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण भारत का जो निर्यात है वो कम हो पाता है, और भारत का निर्यात जब कम होता है तो भारत क्या हो जाता है, भारत जो व्यापार घाटे की अवस्था है उसमें आ जाता है। तो इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाँ, अब थोड़ा हम समझते हैं कि उच्च व्यापार घाटे का अर्थव्यवस्था पर, किसी भी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। उच्च व्यापार घाटे का किसी भी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, थोड़ा ये समझते हैं। सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ सकता है, हालांकि सकारात्मक प्रभाव बहुत ही कम ही पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। लेकिन सकारात्मक प्रभाव क्या हम देख सकते हैं, तो मजबूत घरेलू मांग, अर्थात उपभोक्ताओं को अधिक वस्तुओं और सेवाओं का विकल्प उपलब्ध हो रहा है। अर्थात बहुत ज़्यादा मजबूत घरेलू मांग है, और उस मजबूत घरेलू मांग में जो उपभोक्ता हैं उनको विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का विकल्प मिल रहा है। और क्या है, घरेलू निवेश में वृद्धि को भी ये प्रोत्साहित करना बोल सकते हैं इसके थ्रू। लेकिन कैसे, क्योंकि अगर व्यापार घाटा पूंजीगत वस्तुओं के आयात से हो रहा है, अगर पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर रहे हैं हम, और उससे अगर हमारा व्यापार घाटा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो भविष्य में उस व्यापार घाटे को पाट देगा अच्छे से। तो ये कहीं ना कहीं बेहतर कंडीशन होती है, अच्छी कंडीशन मानी जाती है। लेकिन नकारात्मक पक्ष भी इसके हैं, और नकारात्मक पक्ष ज़्यादा तीव्रता से दिखाई देते हैं। वो क्या है, तो विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है उसमें कमी आ जाएगा। कैसे कमी आ जाएगा, तो आयात करने के लिए जब आयात बढ़ेगा तो भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा देना पड़ेगा, तो वो भी बढ़ेगा भुगतान, और इस तरीके से मुद्रा का अवमूल्यन हो जाएगा। जब हमारी मुद्रा मार्केट में इजीली खूब अवेलेबल हो जाएगी, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी, तो जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल रहती है आपको पता है कि उसकी कीमत घट जाती है, तो उसका अवमूल्यन हो जाएगा। अवमूल्यन मैं इसी सीरीज में आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। उसके बाद ऋण की लागत में वृद्धि हो जाएगी। कैसे, जब अवमूल्यन होगा तो रेटिंग एजेंसियां क्या करेंगी, देश के रेटिंग को घटा देंगी, और देश के रेटिंग को घटा देंगी तो फिर ऋण हेतु उसको, उस देश को क्या करना पड़ेगा, उच्च ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जोखिम रहेगा ज़्यादा, और जोखिम ज़्यादा रहेगा तो कहीं भी ऋण लेने जाएंगे तो लोग बोलेंगे ब्याज ज़्यादा लेंगे, नहीं तो हम आपको ऋण नहीं देंगे। तो उस तरीके से ब्याज का भुगतान ज़्यादा हमें करना पड़ जाएगा, और इस तरीके से अर्थव्यवस्था पूरी क्या हो जाएगी, संकटग्रस्त हो जाएगी। तो उच्च अर्थव्यवस्था का क्या सकारात्मक पहलू है, क्या नकारात्मक पहलू है, ये भी हमने देख लिया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इससे संबंधित एक हम प्रश्न करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, 1 मिनट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम, अच्छा, ये प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा, क्योंकि मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं और आज के इस लेक्चर में प्रतिलोमी ड्यूटी ढांचा की बात आई थी, तो मैं केवल इसको दिखा देता हूं आपको, क्योंकि पिछले लेक्चर में ही जस्ट मैं पढ़ाया था, तो फिर से समय खराब नहीं करता हूं आपका भी और अपना भी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैं एक बार सिर्फ आपको दिखा देता हूं कि आप रिवाइज कर लेंगे। पिछले लेक्चर का ही ये पीपीटी है, ये मैंने वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में बताया था, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये पूरा मैंने आपको समझाया था। अब हम विगत वर्ष में देखते हैं प्रश्न ऐसा आया है क्या। तो देखिए, विगत वर्ष 2020 में प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार मैं पढ़ देता हूं इसको। पिछले दशक में भारत श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई है, देख रहे हैं, इसलिए ट्रेड पर हमको नजर बना कर रखना है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों का व्यापार प्रमुख है। तो हमको यही पता होना चाहिए कि हम कहाँ कौन सी वस्तुओं का आयात निर्यात करते हैं, थोड़ा आइडिया होना जरूरी है।
पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है। देख रहे हैं किस तरीके का क्वेश्चन यूपीएससी पूछा है। और इसलिए चीज़ों को हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से हमको पढ़ने का एक सही दिशा मिल जाता है कि हमें किस तरीके से किसी चीज़ को पढ़ना है। तो मैंने अभी इतना डिटेल्ड करके तो आपको नहीं पढ़ाया कि क्या क्या वस्तुएं हम अपने भागीदार देशों को निर्यात करते हैं, आयात करते हैं, क्योंकि मैं होलिस्टिकली पढ़ाया। एक एक देश का, दो दो देश का अगर कभी हम बात करें, जैसे चाइना का मैंने पढ़ाया था तो पूरा एक एक बात बताया था कि चाइना को हम क्या आयात करते हैं, चाइना से क्या आयात करते हैं, चाइना से हम क्या निर्यात करते हैं। स्पेसिफिक वैल्यू भी मैंने बताया था कि कितने वैल्यू का हम घाटे में चल रहे हैं, कितना हम निर्यात करते हैं, कितना वो हमारे यहाँ निर्यात करता है। सारी बातें मैं आपको बताया था। तो खैर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसलिए देखना जरूरी है, और हम तो आपको हर एक लेक्चर में ही हर एक टॉपिक के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देते हैं और अभ्यास प्रश्न भी देते हैं, जिससे कि आप हल कर सकें, अपने आप को देख सके कि जो आपने पढ़ा है उससे आप हल कर पा रहे हैं कि नहीं। तो ये मैंने अभ्यास प्रश्न दिया है। ठीक इस प्रश्न को कॉपी करते हुए आप इसको पढ़िएगा और हल करने का प्रयास करिएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आते हैं आज के अपने तीसरे खबर पर। आज का हमारा जो तीसरा खबर है वो बड़ा महत्वपूर्ण खबर है। आप देखेंगे पिछले वर्ष में कुछ समय पहले की ही बात है कि भारत चीन से और जापान से जो लैपटॉप का आयात था या लैपटॉप के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन बहुत जल्दी उसको हटा भी दिया था। तो हमें पता नहीं था कि चीन और जापान दोनों WTO में जाके शिकायत किए हैं, लेकिन अभी WTO की एक समिति है, उस समिति का जब रिपोर्ट आया है तो उस रिपोर्ट से पता चला है कि जापान और चीन के द्वारा इस बात को उठाया गया था, लेकिन भारत बहुत जल्दी ही उसको उस अपने अधिदेश को खींच लिया था वापस और अनुमति दे दिया था। तो फिर बात बढ़ी नहीं थी। समझ गए होंगे बात को आप। अब संदर्भ समझ लेते हैं। देखिए, कमेटी ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग CIL चर्चा में क्यों रही है ये, तो अभी जो मैं बताया ये इसका चर्चा का कारण है। चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन WTO की कमेटी ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग द्वारा जारी बयान से पता चला है कि जापान और चीन ने पिछले साल अगस्त में घोषित भारत के लैपटॉप आयात लाइसेंसिंग की आवश्यकता वाले नियम पर औपचारिक रूप से चिंता व्यक्त की थी। हालांकि बाद में भारत सरकार ने इस नियम को वापस ले लिया था। यही मैंने आपको अभी समझाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉन्टेक्स्ट का और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम समझ लेते हैं कि कमेटी ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या है, क्योंकि न्यूज में रही है समिति, WTO की समिति है, तो न्यूज में रहने के कारण कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा आ सकता है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जानना जरूरी है। इसको क्या है समझते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन WTO के अंतर्गत एक समिति है ये, जो आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं पर हुए समझौतों के कार्यान्वयन की देखरेख करती है। और ये समझौता क्या है, तो यह समझौता सुनिश्चित करता है कि आयात लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं निष्पक्ष, पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण हों। इसलिए जैसे ही गैर भेदभावपूर्ण अगर चीज आयात प्रक्रियाएं नहीं लगती हैं तो देश जाके इस समिति के पास कंप्लेन करते हैं। यह सभी WTO सदस्यों पर लागू होता है, ये ध्यान रखिएगा। स्थापना का प्रावधान, तो इसके स्थापना का प्रावधान कहाँ है, एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर्स ILP एग्रीमेंट के अनुच्छेद 4 के तहत इसकी स्थापना की गई है। किसकी, कमेटी ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग की। इसका मुख्य कार्य क्या है, कार्य तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य कार्य इसके हैं विशिष्ट व्यापार चिंताओं की समीक्षा करना। जैसे जापान और चीन इसके पास जाकर चिंता जाहिर किए तो उसकी समीक्षा करेगा और लगेगा कि एक्चुअल में ये गलत है तो फिर भारत से बात करेगा और भारत से उस चीज विवाद को सुलझाने की कोशिश करेगा। इंपोर्ट लाइसेंसिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित करना, इसकी बैठक होती है, लेकिन इसकी बैठक वर्ष में 2 बार होती है। हर वर्ष में 2 बार इसकी बैठक होती है। इतनी बातें आपको जानना है। बहुत ज़्यादा भी चीज़ों के बारे में हम यहाँ जान रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। UPSC के
प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखेंगे उसके अनुसार ही हमें पढ़ना चाहिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और एक बार आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने एक ही पेज पर सारा दे दिया है। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं एक पेज पर ही अधिक से अधिक बातें आपको लिख के दूं, जिससे कि आपको क्विक रिवीजन में फायदा मिले। ये देखिए, विगत वर्ष में प्रश्न पूछा गया था कि व्यापार संबंधित निवेश उपायों ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ट्रिम्स भी WTO से ही संबंधित है, आपको पता है। तो ट्रिम्स से प्रश्न पूछा था। मैंने WTO की ही ये समिति है, इससे प्रश्न दिया है कि कमिटी ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने 3 कथन बनाया और लेटेस्ट जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न पे प्रश्न दिया है। इस प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, जो मैंने बताया इससे ही आप इसको हल कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको हल करने का प्रयास करिए। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। आज के इस लेक्चर का जो अगला खबर है या अंतिम खबर है वो आप देख सकते हैं कि हिंदी के न्यूज़पेपर भी मैंने यहाँ लगाया। दैनिक जागरण का जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण आता है उसमें ये प्रकाशित हुआ था कि सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री के लिए लॉन्च किया गया ऐप। RBI लॉन्चेस G-SEC ऐप प्रवाह पोर्टल, हियर इज ऑल यू नीड टू नो। क्या है समझते हैं हम कि प्रवाह पोर्टल रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी, इसके साथ साथ एक और है एमटेक रिपोजिटरी, ये सब लॉन्च किया है। कई पहल एक साथ RBI द्वारा चर्चा में इसीलिए रहा है। चर्चा में क्यों रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर ने हाल ही में 3 प्रमुख पहलों, और एक ये है तो चौथा भी हो गया, पहलों की घोषणा की, जिनका उद्देश्य नियामक दक्षता को बढ़ाना और सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा निवेशकों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है। इन पहलों में प्रवाह पोर्टल है, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप है और फिनटेक रिपोजिटरी शामिल है। तो ये न्यूज़ था। और थोड़ा मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि वर्ष 2021 में RBI ने बोला था कि जो खुदरा व्यापारी हैं ये भी प्रतिभूतियों को खरीदेंगे। इसके लिए उसने रिटेल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था। और NDS, आपको पता है कि NDS OM करके भी पोर्टल सेकेंडरी मार्केट के लिए लॉन्च किया था। तो अब मैं पूरा वहाँ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन उसी के तहत अभी मोबाइल ऐप जारी किया है, आगे हम समझेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। और सबसे पहले हम प्रवाह पोर्टल को देखते हैं कि प्रवाह पोर्टल क्या है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप प्रारंभिक परीक्षा के अकॉर्डिंग ही इसको समझने का प्रयास करिए। प्रवाह क्या है? नियामक आवेदन सत्यापन व प्राधिकरण के लिए मंच, इसका हिंदी में नाम होगा, एब्रीविएशन है। और इंग्लिश नाम क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। क्या है ये? तो यह एक सुरक्षित व केंद्रीकृत वेब आधारित मंच है या पोर्टल है जो व्यक्तियों व संस्थाओं, ध्यान रखना कि व्यक्तियों संस्थाओं दोनों की बात हो रहा है, तो व्यक्तियों संस्थाओं को विभिन्न मुद्दों हेतु RBI से विभिन्न विनियामक अनुमोदनों हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब RBI बहुत कुछ आवेदन करने के लिए RBI के पास जाके पत्र भरते हैं लोग, या मेल से अलग तरीके से आवेदन करते हैं। कुबेर से भी कुछ चीज़ें होती हैं, उसके लिए एक अलग से पोर्टल ही इन्होंने बना दिया है, प्रवाह पोर्टल। उद्देश्य क्या है इसका? तो आवेदकों हेतु एकल संपर्क बिंदु या एकल खिड़की प्रदान करके प्राधिकरण, लाइसेंस एवं अन्य नियामकीय अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और तीव्र बना देना। एक डेडिकेटेड जब एप्लीकेशन रहेगा तो तेजी से ये काम होगा। लाभ क्या होगा? तो विनियामक अनुमोदन हेतु ऑनलाइन आवेदन हो पाएगा। उपयोगकर्ता सुविधा इससे मिलेगा कैसे? तो अनुमोदन प्रक्रियाओं को सुलभ व कम बोझिल बनाकर उपयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक बना दिया जाएगा। ऐसे ही RBI द्वारा अनुमोदन व मंजूरी अधिक कुशल कर दिया जाएगा।
तो ये सुव्यवस्थित प्रक्रिया हो गई। ऐसे ही केंद्रीकृत पहुंच इससे होगा, अर्थात सभी विनियामक आवश्यकता हेतु एक ही एकल और कुशल मंच प्रदान हो जाएगा। तो केंद्रीकृत है, एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएंगी। अब बात आती है कि रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप क्या है। तो आपको पता है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम ही इसीलिए लाया गया था कि जो रिटेल व्यापारी हैं ये भी क्या करें, सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद लें। और उसी का एक तरीके से पृष्ठभूमि ये है, 2021 में ये चीज हुई थी। अब उसी का एक तरीके से ये क्या है, थोड़ा और आसान उसको बनाया गया है। तो क्या है, खुदरा निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों अर्थात जीसेक और सरकारी प्रतिभूतियों को मैं डिटेल से पढ़ाया हूं इसी सीरीज में। तो सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय करने में सक्षम बनाता है। यह सरकारी प्रतिभूतियों आप इसी सीरीज में जितने भी लेक्चर हो गए हैं उस लेक्चर के नीचे जाके आप देखेंगे तो कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता है। तो वहां से आप देख सकते हैं कि किस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक कवर किए गए हैं। और अभी इस सीरीज में बहुत लेक्चर नहीं हुए हैं तो आराम से आप देख सकते हैं। बाकी में संभव रहेगा तो जितनी भी लेक्चर की इसमें ज़रूरत है उन लेक्चर के जो लिंक है वो भी पिन करा दूंगा। तो ध्यान रखिए कि सक्षम बनाता है मतलब क्रय करने के लिए सक्षम बनाएगा। और यह सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई सुविधाएं प्रदान करता है। मतलब भाई जो वित्तीय संस्थान हैं वो तो पहले से खरीद रहे हैं, वित्तीय प्रतिभूतियां वही खरीद रहे थे, लेकिन खुदरा व्यापारी नहीं खरीद पाते थे। उनको खरीदना होता था तो वो कहाँ जाते थे, किसी व्यापारिक इंस्टीट्यूशन के पास जाते थे, बैंक के पास कि हमारे बदले में आप खरीद लो, म्यूचुअल फंड के पास कि हमारे बदले में खरीद लो। लेकिन अब 2021 में सरकार ने या आरबीआई ने प्रावधान कर दिया कि रिटेल इन्वेस्टर भी खरीद सकते हैं और अब उसको और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। देखते हैं इसके क्या फ़ायदे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप का लाभ क्या है, खाता प्रबंधन। तो खुदरा निवेशक को आरबीआई के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता, ध्यान रखिएगा कि उसको एक खाता खोलना पड़ेगा आरबीआई के साथ, और वो खाता कौन सा है, खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाता खोलने में सक्षम बनाता है ये। प्राथमिक नीलामी, प्राथमिक नीलामी क्या, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी हेतु प्राथमिक नीलामी में भाग लेने में सक्षम बनाता है ये। पहले प्राथमिक नीलामी में भाग नहीं लेते थे रिटेल इन्वेस्टर। द्वितीयक बाजार में विनिमय, तो ये जीसेक की क्रय विक्रय की सुविधा प्रदान करता है। द्वितीयक बाजार में अपने प्रतिभूतियों को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं वो। सेकेंडरी मार्केट के लिए ही एनडीएस-ओएम लाया गया था। उपयोगकर्ताओं की पहुंच, तो उपयोगकर्ताओं की पहुंच में क्या आसान कर दिया गया है, तो ये आसान कर दिया गया है कि ये मोबाइल चाहे आपके पास एप्पल का हो, ऑपरेटिंग सिस्टम रहे, चाहे आपके पास मैक हो, चाहे एंड्रॉयड हो, सब पे उपस्थित है। तो आराम से डाउनलोड करके इस पे काम कर सकते हैं, इसलिए ये आसान पहुंच है, ये इसके फायदे हैं। अब थोड़ा हम देखते हैं तीसरा पहल जो है फिनटेक रिपोजिटरी, ये क्या है, तो यह एक व्यापक डेटाबेस है, आंकड़ों का संग्रह है जिसमें भारतीय फिनटेक क्षेत्र के बारे में विस्तृत जानकारी शामिल है। अब बात आती है कि फिनटेक क्या होता है। तो फिनटेक जो वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए हमें बीच में सुविधा का काम देते, सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उसको हम फिनटेक कंपनी बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे मोबीक्विक हो गई, आप देखेंगे वीजा है, मास्टर कार्ड है, ये सब क्या है, फिनटेक कंपनी कही जाएंगी। उद्देश्य क्या है इसका, तो नियामकीय अंतर्दृष्टि, मतलब क्या, नियामक दृष्टिकोण से फिनटेक क्षेत्र की बेहतर समझ प्रदान करना, किस तरीके से उनको विनियमित किया जाए, नीति डिजाइन, उनके लिए क्या पॉलिसी बनाई जाए। आरबीआई द्वारा उपयुक्त नियामक नीतियों को डिजाइन करने में सहायक रहेगा ये, क्योंकि सारे डेटा एक जगह मिलेगा तो पॉलिसी बनाना आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या है, क्षेत्र संबंधी जानकारी, अर्थात फिनटेक से संबंधित फिनटेक कंपनी उनके उत्पादों, सेवाओं तथा लागू नियामक ढांचे से संबंधित सारे आंकड़े एक ही जगह मिल जाएगा। तो फिनटेक कंपनियां भी उन आंकड़ों को एक्सेस कर पाएंगी और आरबीआई भी कर पाएगा। इस तरीके से पॉलिसी अच्छी बनेगी। तो ये हो गया फिनटेक रिपोजिटरी के बारे में। और एक और पहल शुरू किया है आरबीआई, एमटेक रिपोजिटरी। तो ये क्या है,
आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थाओं, जैसे आरबीआई विनियमन करता है किसका, मुख्य रूप से बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को, एनबीएफसी का। तो उनके लिए इन संस्थाओं द्वारा, मतलब उन संस्थाओं द्वारा उभरती हुई तकनीकों को अपनाने पर केंद्रित है ये। इसका उद्देश्य क्या है कि जो बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं हैं, वो जो उभरती हुई तकनीकें हैं उनको अपनाने का प्रयास करें और उनको अपनाने में आरबीआई क्या करे, सक्षम बनाए। क्या क्या जो उभरती हुई तकनीकें हैं, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, एआई है, मशीन लर्निंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, वितरित खाता प्रौद्योगिकी है जिसको डीएलटी बोलते हैं। तो इन सभी को अपनाने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, एक रिपोजिटरी शुरू किया है जिसका नाम है एमटेक रिपोजिटरी, जो मुख्य रूप से बैंकिंग, वाणिज्यिक बैंकों और, या आप बोल सकते हैं बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए शुरू किया गया है। तो ये आरबीआई ने कुछ पहल शुरू किया है। ये सारे अभी न्यूज में बातें हैं, इसलिए इसको आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इस पर आधारित एक प्रश्न करते हैं। 1 मिनट स्क्रीनशॉट अब ले लीजिए। अब देखिए, विगत वर्ष में कोर बैंकिंग समाधान पे प्रश्न आया। कोर बैंकिंग समाधान भी तो 2016 में इससे प्रश्न आया। ये भी तो क्या है, एक नई व्यवस्था ही थी। तो ऐसे ही नई व्यवस्थाएं, नई पहल की गई हैं आरबीआई के द्वारा, तो उस पर प्रश्न पूछने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो आप इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिएगा। यह अभ्यास प्रश्न है आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर लेक्चर को जब आप देख रहे होंगे उसी समय आप चाहें तो पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर आप दे सकते हैं। कुल मिला के आपको इससे फायदा होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा ही हर एक टॉपिक के बाद एक विगत वर्ष का प्रश्न, वैसा ही संबंधित और एक अभ्यास प्रश्न आपको देते रहते हैं। मुख्य परीक्षा के भी प्रश्न हम देते रहेंगे आपको, बट अभी प्री परीक्षा पास है, तो मेरा प्रयास है कि प्री परीक्षा से संबंधित प्रश्न थोड़ा ज़्यादा दिया जाए, उसके बाद मुख्य परीक्षा पर भी हम लोग डेडिकेटेड होंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आज के हमारे इस लेक्चर में जो भी रूपरेखा में मैंने 4 पहलुओं को लिया था उसको भली भांति आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको फिर से समझाने का आपको प्रयास करूंगा अगले लेक्चर में। और मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।